कैसे हैं आप सभी लोग। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है रीजनिंग का आर्डू लेके जो 40 प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उसमें तीसरा प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन है तीसरे प्रैक्टिस सेट का, 2 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक प्रश्न और उसके बाद 2 कथन दिए गए हैं। आपको यह निर्धारित करना है कि कथनों में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, आवश्यक है अथवा नहीं। यानी कि कुल मिलाकर के ये 2 कथन है यहाँ पर। एक कथन ये है और एक कथन ये है। इस कथन में हमें देखना क्या है, इसमें बोल रखा है यहाँ पर देखो, हमें पहले इस लाइन को पकड़ना है कि विनीत का मुख किस दिशा में है। विनीत का मुख किस दिशा में है तो हमें इसका आंसर देना है। आंसर कैसे देना है कि पहले हमें ये देखना है कि क्या पहला वाला कथन अकेला पर्याप्त है या अकेला पर्याप्त नहीं है तो क्या मिल करके पर्याप्त है, इस तरह से देखा जाता है। तो पहले हम पहला कथन देखेंगे कि विनीत का मुख किस दिशा में है। कथन 1 में बोला है कि प्रारंभ में विनीत का मुख उत्तर पूर्व की ओर था। ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर था सबसे पहले इसका मुख। मैं मान लेता हूँ इस तरह से, ये नॉर्थ है ऊपर, ठीक है, और इधर नॉर्थ है तो इधर ईस्ट आ जाएगा, इधर साउथ आ जाएगा और इधर वेस्ट आ जाएगा। ठीक, अब इसका मुख जो था किधर था, उत्तर पूर्व की ओर था, यानी कि इसका मुख पहले इस दिशा में था। पहले इसका मुख जो था वो यहाँ पर था। ठीक है, इस तरह से मुख करे हुए था। फिर वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूम जाता है, यानी कि दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज होता है और वामावर्त जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कि 135 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। दक्षिण यानी कि यहाँ पर 135 डिग्री घूम जाता है वो। इसके बाद फिर वह 45 डिग्री वामावर्त, अब वो 45 डिग्री वामावर्त दिशा में घूम रहा है। ठीक, इसके बाद फिर उसने 90 डिग्री अंश वामावर्त, यानी कि फिर से वो 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज की ओर अपना मुख कर लिया। ठीक है, अब इसने एक दिशा विशेष की ओर मुख कर लिया यहाँ पर। तो हमें ये देखना है कि उसका मुख जो है किस दिशा में, और यहाँ पर ये पूछा भी था। ठीक है, यही हमें इसमें देखना है। तो यहाँ पर ये 135 हो जाएंगे टोटल, और ये भी 135 हो जाएंगे यहाँ पर। अगर ये दोनों बराबर हैं, घट करके अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसका मुख पहले जहाँ था अभी भी वहाँ पर वहीं पर है, यानी कि पहले भी इसी दिशा में था तो घूम फिर करके फिर से इसी दिशा में आ गया है। यानी कि यहाँ पर इसकी हमें दिशा का पता लग जाएगा कि इसका जो मुख है वो उत्तर पूर्व दिशा की ओर है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर जो पहले था इसका। तो इसका मतलब ये होगा कि पहला कथन जो है ये उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक, अकेला पर्याप्त है। आगे आगे हमें दूसरा भी देखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही देख के हमें एक ही लगा देना, हमें दूसरा भी देखना है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं। दूसरे में दिया हुआ है कि प्रारंभ में विनीत का मुख उत्तर की ओर था, यानी कि उत्तर की ओर था। इस बार जो उसका मुख है वो उत्तर की ओर है, इस बार जो उसका मुख है वो यहाँ पर, इस तरह से मुख किए हुआ है ये। ठीक, अब बोला है कि उत्तर की ओर मुख किया था, फिर वह 90 डिग्री अंश मुड़ गया। 90 डिग्री अंश मुड़ गया, इसका मतलब यहाँ पर ये बात नहीं क्लियर की है कि वो मुड़ा किधर है। 90 डिग्री तो इधर को भी होगा, 90 डिग्री इधर को भी होगा। ठीक है, वो किधर को भी मुड़ सकता है, इधर को भी मुड़ सकता है, इधर को भी, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर क्लियर नहीं की गई है। अगर ये क्लियर नहीं की गई है तो यहाँ से हम आगे पता नहीं लगा पाएंगे कुछ भी कि उसका मुख किधर किधर होगा। तो इसका मतलब ये कथन जो है गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, अब हम देखते हैं, ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। इसमें देखते हैं, कथन 1 में दिया गया डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, जबकि कथन 2 में दिया गया डाटा पर्याप्त नहीं है। तो इसका मतलब मेरा जो आंसर आएगा, मेरा आंसर ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा ठीक कि डाटा 1 पर्याप्त है, डाटा 2 पर्याप्त नहीं है। समझ में आ गई होगी बात। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया है कि एक्स वाई का अर्थ है एक्स वाई का भाई है, एक्स एट द रेट वाई का अर्थ है कि एक्स वाई की पुत्री है। इस तरह से दिए हुए हैं ये कुछ। ठीक है, ये चार्ट दिए हुए हैं। उपरोक्त जानकारी के आधार पर ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथनों में से कौन सा नीचे दिए गए अभिकथन के पीछे कारण हो सकता है। ठीक है, पहले भी मैंने इस 2 प्रैक्टिस सेटों में इस तरह के क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, ये फिर से क्वेश्चन आ गया है, तो हम इसको करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको मैं और बेटर तरीके से करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर दिया गया है, ये दिया हुआ है यहाँ पर, हमें पहले इसको देखना है। A% B हैज C एट द रेट D, इसको हमें देखना है यहाँ पर। इसके साथ हमें इससे मिलाना है। यहाँ पर अगर देखा कि A% B का मान यहाँ पर देखो, X% Y का अर्थ है कि X Y की पत्नी है। तो इसका मतलब A B की पत्नी है। ये A है, ये B की पत्नी है, B की पत्नी है। तो हम इस तरह से करते हैं, अगर दोनों ये पति पत्नी होते हैं तो पत्नी कौन है, A है, A पत्नी है, B पति है इसका। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पर। आगे बोला है बी हैज सी का मतलब यानी कि एक्स हैज वाई का मतलब है एक्स वाई का भाई है, यानी कि बी सी का भाई है। बी जो है भाई है सी का। ठीक है, बी सी का भाई है तो हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं।
लेकिन सी के बारे में मुझे ये नहीं पता कि सी लड़की है या लड़का है। ठीक है, अभी हम ये माइनस का प्लस का निशान यही चीज़ इंगित करता है कि ए जो है लड़की है और बी ये लड़का है, प्लस का निशान मेल को ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर अभी मुझे सी का नहीं पता। अब आगे बोला सी एट द रेट डी। यहाँ पर देखते हैं एक्स एट द रेट वाई का मतलब है एक्स वाई की पुत्री है। अब ये मुझे पता लग गया कि सी जो है, यहाँ पर सी जो है डी की पुत्री है, सी डी की पुत्री है। यहाँ पर ये डी आ जाएगा मेरा ऊपर को, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ यहाँ पर ही। ठीक, ये मुझे पता लग गया कि सी जो है डी की पुत्री है, डी की पुत्री है तो इसका मतलब सी फीमेल है। अब मुझे डी का भी नहीं पता कि डी जो है इसकी माँ है या पिता है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ अभी नहीं पता है, सी डी की पुत्री है। ठीक है, ये बात मुझे नहीं पता कि डी जो है इसका पिता है या इसकी माँ है। अब आगे देखते हैं। अब अभिकथन देखें, अभिकथन दे रखा कि ए, तो ए ई की बहू कब होगी भाई? ये जो है ए इसकी बहू यानी कि इसकी पत्नी है, इसकी पत्नी है यानी कि ये जो है इसकी बहन है, तो इसका ये या तो इसकी माता है या पिता है यहाँ पर। ये डी जो है डी बी की या तो माता है या पिता है यहाँ पर। ठीक है, तो ई की बहू करना है मुझे, ई की बहू करना है, ई की बहू यहाँ से आ जाएगी, ई की बहू, तो ई मुझे ऐसे इस तरह से रखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, मुझे अब भी नहीं पता कि ई मेल है या डी मेल है, इनमें से कौन सा मेल है फीमेल है अभी भी नहीं पता लग पाया इसमें से। लेकिन ये चीज़ क्लियर होगी कि इस तरह से पता लग जाएगा, अगर यहाँ पर ए ई की बहू है तो इस तरह से ये हमें रखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से हमें ये लगाना पड़ेगा। अब देखो कारण ए दिया हुआ है, कारण ए यहाँ पर देखते हैं। कारण ए दिया हुआ है कि डी यानी कि इसका मतलब यहाँ दिया हुआ है कि एक्स वाई का पति है, एक्स वाई का पति है यानी कि डी ई का पति है, यानी कि ई का पति है। अब मुझे पता लग गया यहाँ पर, यानी कि ये फीमेल है और ये मेल है। ठीक है, ये मुझे पता लग गया यहाँ पर, इतनी बात ठीक हो गई। तो इसका मतलब यहाँ से ये पता लग गया। अब ये अगर ये कथन इस तरह से दिया हुआ है कि ई जो है डी की पत्नी है, तो ए जो है ये ए किसकी बहू है? ई की बहू हो जाएगी। तो इसका मतलब कथन जो कारण एक है वो ये बात सही कह रहा है कि ये जो है डी जो है, ये डी जो है यहाँ पर एक्स वाई का पति है, यानी कि डी पति है इसका। तो ये अगर ये पति है तो ये इसकी बहू हो जाएगी, यानी कि इस अभिकथन का कारण बिल्कुल सही है ये। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब मैं दूसरा कारण देखता हूँ। दूसरा कारण देखने के लिए मुझे क्या देखने पड़ेगा? ई एट द रेट एफ। ई एट द रेट एफ का मतलब है कि यहाँ पर कहाँ है? ई एट द रेट ये रहा यहाँ पर। एक्स वाई का अर्थ है कि ये एक्स एट द रेट वाई का अर्थ है कि एक्स वाई की पुत्री है, एक्स वाई की पुत्री है। ई एफ की पुत्री है, ई एफ की पुत्री है, तो एफ के बारे में तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। एफ के बारे में यहाँ कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, ना तो हमारा एफ यहाँ है और ना ही एफ है यहाँ। तो इसका मतलब यहाँ से हम कुछ नहीं निकाल पाएंगे, यानी कि ये जानकारी अधूरी है अभी यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि कारण ए जो है अभिकथन के पीछे कारण, अभिकथन के पीछे कारण ए ही कारण है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अभिकथन के पीछे केवल ए ही कारण है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, समझ में आ गई। एक बार मैं दोबारा बता सकता हूँ इसको। ठीक है, मैं इसको एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से इसको बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि इस तरह से ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको रखेंगे यहाँ पर, इसको रखेंगे इसके अनुसार। ए परसेंट बी का मतलब क्या है कि एक्स वाई का अर्थ है एक्स वाई की पत्नी है, यानी कि ए जो है वो पत्नी है बी की, बी की पत्नी है, तो हम इस तरह से रखेंगे, ये माइनस का आ जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, आगे बोला है बी है सी। बी है सी का मतलब है एक्स वाई का अर्थ है कि एक्स वाई का भाई है, यानी कि बी जो है ये सी का भाई है, सी का भाई है, तो सी को मैं ये कर दूँ, यानी कि मुझे सी नहीं पता अभी कि सी कौन है, सी का भाई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, भाई के लिए बहन के लिए एक एक ये लगाते हैं, और पति पत्नी के लिए डबल लगाते हैं ये यहाँ पर। इसके बाद बोला है कि सी एट द रेट डी। सी एट द रेट डी का मतलब है कि एक्स वाई की पुत्री है, मतलब सी जो है पुत्री है किसकी? सी पुत्री है डी की, सी पुत्री है डी की, तो सी माइनस का हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और डी की पुत्री, डी का मुझे नहीं पता कि डी इसकी माँ है या पिता है। अभिकथन दिया हुआ है ए ई की बहू है, ए ई की बहू है। ए ई की बहू कब होगी? ए ई की बहू तब होगी जब यहाँ पर मुझे देखना है कि ए जो है ये बी जो है इसका पति है, और डी जो है या तो देखो यहाँ पर जो सी है इसकी बहन है, तो इसका मतलब जो डी है तो या तो इसकी माँ होगी, इसकी भी, या इसका पिता होगा, इसका भी। ठीक, यहाँ पर समझ गए इस बात को? तो यहाँ पर ई मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, या तो ई मेल है या फीमेल है, या तो डी मेल है या फीमेल है। लेकिन ये चीज़ क्लियर हो गई कि यहाँ से ए जो है इसकी ई की बहू है, ये चीज़ तो यहाँ से क्लियर हो गई। अब मुझे कथन देखना है, कथन क्या कह रहा है? कथन क्या मतलब है यहाँ पर कि एक्स वाई का पति है, एक्स वाई का पति है, मतलब डी ई का पति है,
तो डी ई का पति है, ठीक है, डी ई का पति है, तो ये चीज़ क्लियर है यहाँ पर, ये पति हो सकता है और ये ई इसकी पत्नी हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ठीक है कि ए कारण सही है यहाँ पर, ए कारण जो है वो सही है और यहाँ पर एफ के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है, तो यहाँ से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा सब। अगर ये ई इसकी बहू है ना, ए ई की बहू है, तो ये ई फीमेल हो जाएगी और ये मेल हो जाएगा यहाँ पर। अब ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है। यानी कि हमें इसका कथन है और निष्कर्ष निकालना है यहाँ पर। सभी कंप्यूटर, ये कंप्यूटर है यहाँ पर, सभी कंप्यूटर क्या दिखे हैं, सभी कंप्यूटर डेस्कटॉप हैं, डेस्कटॉप हैं, ठीक है, सभी कंप्यूटर, सभी डेस्कटॉप लैपटॉप हैं, सभी डेस्कटॉप जो है वो लैपटॉप है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, इस तरह से बना लेंगे, कर लेते हैं इतना तो। कोई भी कंप्यूटर फ़ोन नहीं, यानी कि जो कंप्यूटर है फ़ोन नहीं है कोई भी कंप्यूटर फ़ोन नहीं है यहाँ पर, ठीक है, इसका कोई संबंध नहीं है यहाँ पर। अब हमें देखना है निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष पहला कह रहा है कि कोई भी डेस्कटॉप फ़ोन नहीं है, कोई भी डेस्कटॉप फ़ोन नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगी, यहाँ पर फ़ोन हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, मैं इसको इस तरह से भी बना सकता हूँ, ठीक है, इस तरह से भी बना सकता हूँ, तो ये हो सकते हैं, ठीक है, ये डेस्कटॉप की बात करें तो यहाँ पर भी आ सकता है ये, ठीक है, यहाँ पर भी आ सकता है यहाँ पर, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बोला है कि कोई भी लैपटॉप फ़ोन नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा ना पहला वाला तो कोई भी लैपटॉप फ़ोन नहीं है, कोई भी लैपटॉप फ़ोन नहीं है, लैपटॉप ये है और फ़ोन ये है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि लैपटॉप फ़ोन हो सकते हैं जब जब डेस्कटॉप हो सकते हैं तो लैपटॉप भी हो सकते हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा, तो दोनों ही कथन गलत हैं, दोनों ही कथन गलत है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, न तो कथन 1 और न ही 2 अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन यदि संख्या ये दी हुई है यहाँ पर और इस संख्या, ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है यदि संख्या इतनी दी हुई है कि प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए, तो यहाँ इस तरह से पहले यहाँ पर तो नहीं रख सकते, लेकिन इसको हमें ऐसे रखना पड़ता है, एक बार रख लेंगे 7 2 1 7 6 1 7 2 3 5 9 इस तरह से रख लेंगे। रखने के बाद बोला है प्रत्येक संख्या में सम अंक में 2 जोड़ा जाता है, यानी कि 2 जोड़ा 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक, और प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाया जाता है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। हालाँकि यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएँ से अंतिम 2 अंकों का योगफल कितना होगा? बाएँ से अंतिम कौन से हैं? ये हैं, ठीक है, बाएँ से अंतिम ही हो जाएँगे, इनका योगफल हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि 140 छात्रों की एक कक्षा में 140 छात्र हैं यहाँ पर, ठीक? 140 छात्र हैं, 80 छात्रों को गणित पसंद है, 80 छात्र हैं, गणित पसंद है और 88 छात्रों को विज्ञान पसंद है, यानी कि गणित और विज्ञान के बारे में 2 तो मिल गए हमें, या और कोई भी है इसमें, केवल 2 ही हैं ये। ये मैथ के हैं और ये साइंस के हैं यहाँ पर। इसमें से 80 को गणित पसंद है और 88 को साइंस पसंद है यहाँ पर, और 30 ऐसे हैं जिनको दोनों विषय पसंद है, यानी कि 30 को दोनों विषय पसंद है। अगर इनको 30 को दोनों विषय पसंद है और मैथ वालों को जो है मैथ पसंद करते हैं 80 हैं, तो केवल मैथ को पसंद करने वाले कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे, ठीक है, 50 और 30 तभी 80 होना चाहिए यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर ये 58 हो जाएंगे, ठीक है, केवल साइंस को पसंद करने वाले। उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें जो या तो गणित या विज्ञान पसंद करते हैं, तो इसका मतलब 50 30 और 1 यानी कि 58, ये सभी लोग ऐसे हैं जो या तो गणित या विज्ञान पसंद करते हैं, तो इनको जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 8 लास्ट में होना चाहिए, 138 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, तलाक होने वाले दंपत्ति के सामने बच्चे की कस्टडी सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में अदालत सामान्यतः इस आधार पर निर्णय लेती है। तो अदालत जो होती है वो सामान्यतः किस आधार पर निर्णय लेती है? ठीक है, तो ये लेती है पिता की स्थिति पर नहीं, माँ की स्थिति पर नहीं, वकीलों की दलीलों पर तो कभी नहीं, बच्चों के सर्वोत्तम हित पर, बच्चों के सर्वोत्तम हित पर ये निर्णय लेती है। ऑप्शन नंबर डी इनमें सबसे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये दिया है कि EXPAN-D यानी कि 6 व्यक्ति हैं, ये अलग-अलग मंजिलों पर रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन मैंने पिछले दोनों प्रैक्टिस सेटों में कराया है और अगर आपने देखा हो तो आप समझ गए होंगे कि इन क्वेश्चन को किस किस तरह से जल्दी सोल्व किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 6 इमारत बना लेंगे पहले, 6 इमारत बन जाएँगी हमारी ये, ठीक है। इसके साथ हम द एक इमारत और बनाएँगे ताकि हमें
सवाल करते हुए कोई कन्फ्यूजन बीच में ना रहे, तुरंत बैठाते चले जाना है इनको। डी के ऊपर केवल एक व्यक्ति रहता है, तो शुरू में ही हमें पॉइंट मिल गया है कि डी के ऊपर केवल एक व्यक्ति रहता है। डी के ऊपर केवल एक व्यक्ति रहता है, तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई है कि डी यहाँ पर होगा। पी के नीचे केवल ए रहता है, जो यहाँ पर बैठाएंगे वही इधर सेम बैठाते चले जाएंगे। पी के नीचे केवल ए रहता है, पी के नीचे केवल ए रहता है, मतलब पी यहाँ पर होगा और ए यहाँ पर होगा, पी यहाँ पर होगा और ए यहाँ पर होगा। ये जो चीज़ हमारी क्लियर है उसको तो हम क्लियर रखते चले जाएंगे। ई सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, यानी कि ई जो है वो सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, तो इसका मतलब ई जो होगा या तो यहाँ होगा, ई सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, तो ई यहाँ होगा या यहाँ होगा। ठीक है, ई यहाँ पर तो होगा नहीं, यहाँ पर होगा नहीं, या तो ई यहाँ पर है या ई यहाँ पर है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पर दो कन्फ्यूजन है, तो इसको क्लियर करने के लिए हम एक ई यहाँ बैठा देंगे और एक ई यहाँ पर ई यहाँ पर बैठा देंगे। सम संख्या है ना 4 और 6। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो हमारा ई भी बैठ चुका है, या तो इधर बैठेगा या इधर बैठेगा, कहीं एक कोई हमारा सही होगा। आगे बोला है कि एक्स डी के ऊपर वाली किसी मंजिल पर रहता है, यानी कि एक्स जो रहता है वो डी के ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, तो इसका मतलब एक्स यहाँ पर रहता है, एक्स यहाँ पर रहता है। इसका मतलब मेरा ये वाला जो है गलत हो जाएगा, ये वाली मंजिल गलत हो जाएगी। ये मंजिल गलत हो जाएगी तो केवल एक बचा, कौन कौन बच रहा है यहाँ पर, एन बच रहा है यहाँ पर। ये एन को यहाँ पर बैठा दूंगा मैं, एन को यहाँ पर बैठा दूंगा, तो यानी कि मेरे सभी बैठ गए हैं। तो एन के नीचे कितने लोग रहते हैं, 2 लोग रहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से कर लेंगे जल्दी से, आसानी से। समझ में आ गई बात। अगला क्वेश्चन ये है कि भिन्न संख्या चुननी है। भिन्न संख्या चुननी है तो कौन सी हो जाएगी ये, यहाँ पर साफ दिख रही है कि 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, बाकी नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ये, फोरेज के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से, इसको लिख लेंगे फोरेज। ठीक है, फोरेज लिख लेंगे यहाँ पर, ये फोरेज लिखा गया। इसमें बोला है कि प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला उसके ठीक बाद वाले, तो इसको हम एफ जी रख देंगे, ओ पी आर एस टी ए बी जी एच ई एफ। ठीक है, ये अगले वाले क्रम से लिख दिया हमने, अगले वाले अक्षर से बदल दिया। अब बोला है कि फिर इस प्रकार बने सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, यानी कि अब वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। तो सबसे पहले कौन आएगा, बी आएगा। बी आ गया यहाँ पर, बी यहाँ पर आ गया, तो अब कौन बचेगा यहाँ पर, यहाँ पर बच जाएगा मेरा एच, जी एफ जी एच आई, यानी कि अब बचेगा मेरे यहाँ पर एफ, फिर जी आएगा, फिर एच आएगा, और फिर उसके बाद पी आएगा, फिर एस आएगा। अब ये इस तरह से अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखे गए हैं यहाँ पर। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं से दूसरा होगा। तो बाएं से दूसरा कौन सा हो जाएगा, बाएं से दूसरा एफ हो जाएगा। ये बायां है मेरा और इधर को दायां है मेरा। ठीक है, तो इस तरह से ये दूसरा हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, कथन 1 और कथन 2, ये 2 कथन दिए हुए हैं। तो इसमें बताना है कि केवल जैसे पहला सवाल था ऐसे ये है। ठीक है, कि पहला कौन सा कथन हमारा इसका आंसर देने के लिए पर्याप्त है, या दोनों मिलकर दोनों के लिए आंसर देने के लिए पर्याप्त है। इस तरह से ये बताना होता है। पहला कथन देखते, पहले कथन में दिया हुआ है कि अंकित मूल्य पर 25% छूट देने के बाद विक्रय मूल्य 600 रुपये है। भाई अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी है और 600 रुपये विक्रय मूल्य आया, तो इसका मतलब यहाँ से तो क्लियर है कि अंकित मूल्य मुझे पता लग जाएगा। यहाँ पर मुझे कुछ भी देखने की जरूरत है नहीं। अगर जिसकी मैथ अच्छी होगी वो यहाँ तुरंत देखते ही पहचान लेगा कि यहाँ पर अंकित मूल्य होगा कुछ ना कुछ। कैसे होगा भाई, छूट तो जो दी जाती है वो अंकित मूल्य पर ही तो दी जाती है। ठीक है, अगर मान लिया मैंने अंकित मूल्य 100 रुपये मान लिया, उसने 25% की छूट दी, 25% की छूट दी, तो 75/100, 75/100 बराबर कितना हो जाएगा, 600। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा, 75 का मान कितना है, 75 का मान 600 है। तो मुझे किसका मान ज्ञात करना, 100 का मान ज्ञात करना। 100 से गुणा करूंगा, बटे कर दूंगा 75 से। ठीक है, 75 से 25 या 25 चौका 100 और 25 या 75, 3 दूनी 6, यानी कि 800 रुपये इसका अंकित मूल्य है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा बेसिक से किया है, हालांकि मैं इस तरह से करता नहीं हूँ, मैं और शॉर्ट तरीके से करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ केवल। तो यहाँ पर 800 इसका अंकित मूल्य आ जाएगा। तो पहली बात तो ये पता लग गई कि कथन बिल्कुल सही है, ये कथन बता देगा। अब मैं अगला कथन देख रहा हूँ। दूसरा कथन ये है कि यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य पर अर्जित लाभ या तो 60% है या 300 रुपये होगा। भाई यहाँ पर भी मैं देख सकता हूँ अंकित मूल्य, यहाँ पर भी मैं 100 मान सकता हूँ। मैं मान के देख लेता हूँ, अगर मेरा अंकित मूल्य 100 रुपये है तो अर्जित लाभ 60 रुपये होगा, 60% होगा या 300 रुपये होगा। तो अर्जित लाभ 60%, यानी कि जो 60% है, तो 60% का जो मान है तो किसके बराबर है, 60% का मान 300 के बराबर है। तो 1% का मान किसके बराबर होगा, 1% का मान होगा यहाँ पर 1% का मान होगा 5 के बराबर। 100% का मान किसके बराबर हो जाएगा, 500 के बराबर हो जाएगा यहाँ पर।
ठीक है? ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि 100% का मान मेरा 500 आ गया, इसका मतलब सीपी जो है मेरा 500 रुपये है। ठीक है? सीपी मेरा 500 रुपये है और मुझे लाभ हुआ है 300 रुपये का या फिर 60% का। तो इसका मतलब एसपी मेरा कितना होना चाहिए? एसपी मेरा 800 रुपये होना चाहिए। एसपी मेरा 800 रुपये होना चाहिए। सवाल में बोला था कि अंकित मूल्य पर बेचा जाता है, तो इसका मतलब अंकित मूल्य 800 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अंकित मूल्य 800 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब ये कि दूसरा कथन भी पर्याप्त है इसका आंसर देने के लिए। ठीक है, ये थोड़े से मैंने बेसिक से किया है यहाँ पर ये। ठीक है, आप ये मत सोचना कि बहुत लंबा कर दिया। ठीक है, अगर मैं उसमें थोड़ा-सा शॉर्ट बताता हूँ इसमें मैं सिर्फ़ समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 60% इसका पता लग जाएगा, दोनों का पता लग जाएगा कि दोनों कथन जो हैं ये पर्याप्त हैं बताने के लिए। तो मेरा आंसर कौन-सा होगा? कथन 1 केवल एक का डाटा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो ये तो केवल नहीं, केवल तो होगा नहीं क्योंकि दूसरा ही पर्याप्त है, ये भी गलत हो जाएगा। दोनों मिलकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, तो दोनों मिलकर नहीं अलग-अलग देने के लिए पर्याप्त है। पहला भी अलग-अलग, इसका मतलब ये होता है कि दोनों मिलकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त होते हैं तब। या तो कथन 1 में दिया गया डाटा या कथन 2 में दिया गया डाटा अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त। तो ये सही हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, तो यहाँ पर भी देख कर के लगाना है सही आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों का तार्किक सार्थक क्रम में व्यवस्थित व्यवस्था को दर्शाता है। तो यहाँ पर ये आसानी से लगा सकते हैं इसको आप, ठीक है? इसको आसानी से लगा सकते हैं, यानी कि बुजुर्ग सबसे लास्ट में जाएगा। सबसे लास्ट में जाएगा तो केवल एक यहाँ पर बुजुर्ग, यानी कि एक ही केवल यहाँ पर ऑप्शन है, केवल एक ऑप्शन ऐसा है जो लास्ट में एक है। इसका मतलब यहाँ से आसानी से पता लगा सकते हैं हम, ठीक है? वैसे भी अगर एक के साथ और भी ऑप्शन आ जाएँ, तो हम कैसे पता लगाएँगे? सबसे पहले कौन होता है? सबसे पहले आता है यहाँ पर शिशु, ठीक है? शिशु की जो उम्र होती है लगभग 1 से लेकर 4 वर्ष तक के बीच की होती है। शिशु की 1 से 4 तक नहीं होती, जन्म से लेकर 1 वर्ष तक के बीच की होती है शिशु की, ठीक है? जन्म से लेकर जन्म से लेकर होती है 1 वर्ष तक की इसकी आयु, शिशु की। इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद आएगा यहाँ पर बच्चा, ठीक है? बच्चे के बाद कौन आएगा? किशोर। और किशोर के बारे में कुछ क्वेश्चन बनता है कि किशोर की जो किशोरावस्था होती है वो 11 से 18 तक होती है। कहीं-कहीं 10 से 19 भी बताया गया है, ठीक है? तो 11 से 18 ज़्यादा सर्वमान्य है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। इसके अलावा किशोर आ जाएगा दूसरे पर यहाँ पर आ जाएगा किशोर, तीसरे पर ये आ जाएगा और चौथे पर कौन-सा आ जाएगा? वयस्क आ जाएगा, फिर बुजुर्ग आ जाएगा। आसानी से लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि इस प्रश्न में एक कथन के बाद ये भी कथन के ऊपर ही क्वेश्चन बना हुआ है। तो कथन ये दिया हुआ है कि शहर एक्स में सड़कों की खराब स्थिति और पर्याप्त चेतावनी संकेतों की कमी के कारण हाल ही में कार दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। यानी कोई शहर है एक्स, ठीक है, उसमें खराब सड़कें थी, जिसके कारण उसकी स्थिति के कारण और पर्याप्त चेतावनी यानी कि संकेतों के ना होने के कारण कार दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है संख्या में। ठीक है, ये बात इसमें बोली हुई है। तो यहाँ पर देखते हैं कार्रवाई क्या है। शहर को सुरक्षित ड्राइविंग चलन पर ड्राइवरों को शिक्षित करने के लिए एक जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए। बिल्कुल सही है, 101% सही है, ठीक है। सड़क की तत्काल मरम्मत और उचित चेतावनी संकेतों की स्थापना की जानी चाहिए, बिल्कुल ठीक है ये भी। ठीक है, दोनों कथन सही हो जाएँगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कथन 1 और 2 दोनों का अनुसरण किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसे प्रश्न यहाँ पर आना चाहिए यहाँ पर। तो पहले हम यहाँ देखते हैं यहाँ पर क्रम क्या चल रहा है। यहाँ पर एक त्रिभुज है, यहाँ पर 2 हो जाएँगे, यहाँ पर 3 हो गए हैं। इसका मतलब एक-एक बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 यहाँ पर 4 हो रहे हैं, तो अगला जो होगा वो 5 त्रिभुज होने चाहिए। तो 5 ये तो होगा नहीं और ना ही ये होगा। ठीक है, 2 तो होंगे नहीं, या तो आंसर मेरा ए है या डी है। इसमें थोड़ा-सा समान दिखाई दे रहा है, तो मुझे देखना है कि गिन के देखना है कि मेरा कौन-सा यहाँ पर 5 त्रिभुजा वाला आकृति बनी हुई है। इसको देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 तो यही 5 है इसमें। तो मेरा यहाँ पर ये ठीक हो जाएगा इसमें। कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें 6 हैं। तो ये मेरा ठीक हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन ये है कि उस त्रिक का चयन करें जो नीचे दिए गए दोनों त्रिकों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है यहाँ पर। ठीक है? तो मैं यहाँ पर कोई भी एक देख लूँगा, मुझे दोनों को रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा एक में कुछ समान दिखाई दे रहा है तो मुझे दूसरे में देखने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पर। ठीक है? तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा CX, GB और KF ये है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या अनुसरण बन रहा है। यहाँ पर मैं देखता हूँ यहाँ पर 3 है, उसके बाद यहाँ पर 24 है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 2 है, 11 है और यहाँ पर कितना है 6 आ जाएगा यहाँ पर। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर कि इसमें कितना घट रहा है यहाँ पर। ठीक है भाई, इतना लिख लेंगे। अब यहाँ से मैं देखता हूँ यहाँ पर कितना कम हो रहा है। यहाँ से 3 और ये 24 है यहाँ पर, तो इसमें कितना 3 ये कम होगा और 2 ये, यानी कि 5 कम हो रहा है यहाँ पर। ठीक है?
यहाँ पर 5 कम हो रहा है, यहाँ पर भी 5 कम हो रहा है और यहाँ पर भी 5 ही कम हो रहा है। तो इसका मतलब इस सीरीज़ में जो है 5 कम होना चाहिए सभी में। तो यानी कि समान पैटर्न बताना है मुझे। इस समान पैटर्न बताना तो ऐसा कौन-सा ऑप्शन होगा जो इसकी तरह होगा? तो यहाँ पर मैं देखता हूँ, पहले मैं देखता हूँ यहाँ पर 6 है और ये 1 है, यानी कि 5 कम हो रहा है, ये 10 है, 5 है, यहाँ भी 5 कम हो रहा, ये 14 है और ये 10 है। तो यहाँ पर 4 कम हो रहा, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा मेरा यहाँ पर, ठीक? ये नहीं होगा। इसको देखता हूँ मैं, यहाँ पर 16 है, 11 है, 5 कम हो रहा, 20, 15, 5 कम हो रहा, 23 है और 19 है, यहाँ पर भी 4 कम हो रहा है। यहाँ पर देखता हूँ 23 है और 18, 5 कम हो रहा है और यहाँ पर 1 है और ये 22 है, तो यहाँ पर भी 5 कम हो रहा है, ये 5 है और ये Z है, यहाँ पर भी 5 कम हो रहा है। तो इसका मतलब ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा कि इसमें 5 कम हो रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये है कि एक निश्चित कोड भाषा में फास्ट को 2468 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और स्लो को 1327 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तो कूट भाषा में एस का अर्थ बताना है। तो इस तरह क्वेश्चन पिछली प्रैक्टिस सेट में भी था। यहाँ पर फास्ट है और यहाँ पर स्लो है, यानी कि एस जो है केवल एस इसमें कॉमन संख्या है यहाँ पर, तो इसमें भी एक कॉमन संख्या होगी। ठीक है, तो कॉमन कौन सी है? केवल 2 है यहाँ पर। तो इसका मतलब एस का कूट जो होगा 2 हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत है नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन ये है कि एक निश्चित गुण भाषा में हैन को नो लिख के रूप में और पूर्णबद्ध किया जाता है, आफ्टर को 25 के रूप में। तो मुझे इतना ही पढ़ते हुए दिखाई दे रहा है कि नो पूर्ण वर्ग है और यहाँ पर भी ये पूर्ण वर्ग है। तो कुछ इसी तरह का निकल रहा होगा। उसी भाषा में स्मॉल एस्ट को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर इतना पढ़ते-पढ़ते भी दिमाग में आ जाना चाहिए तुरंत ही, ठीक है? तो यहाँ पर हैन को नो लिखा जा रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये 3 संख्या है तो ये 3 का वर्ग हो रहा है। यहाँ पर ये 5 है तो 5 का वर्ग हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जितनी भी संख्याएँ होंगी उसका वर्ग करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 64 इसका आंसर हो जाएगा, 64। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? इसके स्थान पर क्या आना चाहिए? 5, 8, 17 इसको लिख लेंगे पहले अलग एक तरफ। 5, 8, 17, 44 और 125। ठीक है, यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या देखूँगा? सबसे पहले मुझे देखना होगा कि यहाँ पर जुड़ कितना रहा है। यहाँ पर 3 जुड़ रहा है, ठीक? सबसे पहले यही क्रिया की जाती है और उसके बाद यहाँ पर कितना जुड़ रहा है? यहाँ पर 9 जुड़ रहा है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर कितना जुड़ रहा है? यहाँ पर देखता हूँ तो 3, 4, यहाँ पर 27 27 जुड़ रहा है, ठीक है, 27 जुड़ रहा है। इसके बाद यहाँ पर कितना जुड़ रहा है? यहाँ पर जुड़ रहा है 1 और यानी कि 81 जुड़ रहा है यहाँ पर। यानी कि कुछ क्रम बनता दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया कितना हो जाएगा? 81 तिया हो जाएगा यहाँ पर। 81 तिया हो जाएगा यहाँ पर। 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 243 इसका आंसर आना चाहिए था यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ और भी है क्या इसमें? तो ये तो हो नहीं रहा है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर ये नहीं है, कुछ और इसमें बन रहा है यहाँ पर। एक बार फिर से देखता हूँ, हो सकता है कुछ गलती होगी क्योंकि बन तो यही रहा है यहाँ पर। यहाँ पर कितना जुड़ रहा है? 3 जुड़ रहा है और यहाँ पर 8, 9, 17 ठीक है, 9 जुड़ रहा है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर कितना जुड़ेगा? यहाँ पर जुड़ेगा, ओह! मैं क्या गलती कर गया यहाँ पर, अब समझ में आया। मैं सही था मैं, ठीक है? मेरे से गलती नहीं हुई थी, इसका मतलब ये सही था। इसका मतलब यहाँ पर जो जुड़ेगा 81 से 243 125 में जुड़ेगा। ये रह गया था यहाँ पर। मैं केवल इसकी गुणा कर दी लेकिन 125 में जुड़ना चाहिए ये। तो 5 और 3 8 हो जाएगा, तो 8 2 ऑप्शन में है यहाँ पर और 4 2 6 और यहाँ पर आ जाएगा 368, ठीक है? 368 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है? आंसर आ चुका था, लेकिन मैं गलती कर गया था। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने से श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन में हमने ये देख लिया यहाँ पर। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें संख्याओं को देखना चाहिए। इनको हमें बाद में देखना चाहिए, पहले हमें संख्याओं पर नज़र मारनी चाहिए। अगर संख्या पर कुछ नहीं बन रहा तब हमें जाकर के हमें वर्ड में देखना चाहिए यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर देखा मैंने 3 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 27 है और यहाँ पर 81 है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 इस तरह से बन रहा। तो अगला जो होगा वो 3 गुना होगा इसका, यानी कि 3 अट्ठे 24, 243 होगा। क्या 243 केवल एक ही ऑप्शन में है। अगर दूसरे ऑप्शन में भी होता 243 तो फिर मैं इसमें देख लेता कि इसमें क्या अंतर बन रहा है यहाँ पर। तो मेरा यहाँ पर आंसर ठीक हो जाएगा और कुछ इसमें सर्च करने की ज़रूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रश्न में दी गई आकृति बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सरल सीधी रेखाओं की संख्या बतानी है, ठीक है? तो यहाँ पर ये इस आकृति को बनाने के लिए, जो आकृति है यहाँ पर ये, इस आकृति को बनाने के लिए कितनी सरल रेखाओं की ज़रूरत पड़ेगी ये बताना है, ठीक है? अगर इस तरह से कभी क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर? हमें देखना है कि यहाँ पर एक संख्या का जोड़ है यहाँ पर, तो 1 रख देंगे यहाँ पर। यहाँ 2 संख्याओं का जोड़ है, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 1 संख्या का जोड़ है। अब ये संख्या जहाँ-जहाँ मिल रही है, वहाँ से हमें कट करना है। ये कहाँ पर मिल रही है? यहाँ पर कट करना है इसको, ठीक है? ये भी यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर भी कट करना है इसको। ये यहाँ पर मिल रही है, इसको कट करना है। ये यहाँ पर मिल रही है, इसको कट करना है यहाँ पर, ठीक? इतनी बात आ गई। अब जहाँ-जहाँ कट किया वहाँ पर केवल हमें एक संख्या जोड़नी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ
दो संख्या हो रही थी, मतलब दो लाइनें मिल रही थी, तो यहाँ पर एक एक रखना है हमें, एक एक जोड़ना है इसमें, ठीक। अब इसको हम जोड़ते हैं, देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक आ गई, ये दोनों मिल चुकी हैं, यहाँ पर ये कट आ गया यहाँ पर, तो इसकी आवश्यकता में अब आगे है नहीं। अगर और होता आगे तो फिर ऐसे ही कटते चले जाते हैं, अगर और छोटा भी आ सकता है, ठीक है। तो उस तरह की ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ये इस तरह की ट्रिक ये अपनानी है यहाँ पर, ठीक है। कोई कोई नहीं बताएगा इस ट्रिक को, सिर्फ जोड़ना बता देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर और छोटा बन जाए, ये और आ जाए, तो इसी तरह से रखना है यहाँ पर। अब मैं इसको जोड़ता हूँ, 1 और 2 3, यानी कि यह आ जाएगा यहाँ पर 6, तो यहाँ पर ये आ जाएंगे, ठीक। 6 आ जाएंगे, 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। 10 आ जाएंगे, 1 2 3 और 4, 4 ही आ जाएंगे यहाँ पर। इसके अलावा और कोई भी इसमें रेखा नहीं है जो यहाँ पर ये बना रही हो यहाँ पर। तो इसका मतलब मेरा आंसर जो आएगा, मेरा आंसर 14 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? इस तरह से कर लेंगे। ये हो सकता है और छोटा भी हो, मतलब ये, मतलब छोटा-छोटा करके बड़ा आ जाए और, तो ट्रिक यही अब यूज़ करनी है उसमें, ठीक है। ट्रिक यही यूज़ करनी है। इस तरह से कट लगा करके एक-एक संख्या रख कर के जोड़ना है हमें। अगला क्वेश्चन यह है कि यदि W का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ, ये x का अर्थ गुणा है और y का अर्थ प्लस है और z का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित में से किसका परिणाम 908 होगा? तो मुझे ऐसा-ऐसा महसूस सा हो रहा है जैसे ये क्वेश्चन पिछले किसी प्रैक्टिस सेट में है, पहले में या दूसरे में था ये, ठीक। तो उसका आंसर मुझे लगा था कि शायद बी ऑप्शन आया था उसका, ठीक है। एक बार करके देखता हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। मैंने इसमें शायद करके देख रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक आया था उसमें। तो ठीक है, मैं पहले बी को ही देखता हूँ यहाँ पर। बी को देखता हूँ तो डब्ल्यू का अर्थ भाग है यहाँ पर, ठीक है। डब्ल्यू का अर्थ भाग है तो 128, डब्ल्यू की जगह रखूँगा मैं भाग, कितना आ जाएगा यहाँ पर 32। जेड का अर्थ क्या है? जेड का अर्थ माइनस है, तो मैं 120 रख दूँगा। वाई का अर्थ क्या है? प्लस रख दूँगा 64, और एक्स का अर्थ गुणा है, तो यहाँ पर 16 रख दूँगा। इसका आंसर 108 आ रहा है क्या, ये देखना है मुझे। नहीं आ रहा होगा तो फिर मैं और दूसरे चेक कर लूँगा। इसमें चेक करने की आवश्यकता होती है। एक ट्रिक मैंने ये भी बताई थी उसमें, इसमें मैंने शायद बताई थी लेकिन बन नहीं पाई थी वो। यहाँ पर भाग का निशान डब्ल्यू के लिए है, तो यहाँ पर डब्ल्यू भाग रखता हूँ, तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी कट रहा है, ये 32 चौका 4 दूनी 4 तिया 12, तो इसमें बन नहीं रही थी यहाँ पर, ये ट्रिक बन नहीं रही थी। तो यहाँ पर मैं अगर इसको देखूँ तो 32 से कितनी बार कट रहा है? 4 दूनी 8, 4 बार कट रहा है यहाँ पर ये। 4 माइनस का 120 और प्लस का 16, 16 चौका 64 और 16 छः 96, 96 यानी कि 1002 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यही आ जाएगा। अब इसको मैं जोड़ता हूँ यहाँ पर, इसको मैं जोड़ता हूँ, ये आ जाएगा यहाँ पर 116, 116 इसमें से मुझे घटाना है, 116 इसमें से घटाऊँगा तो यहाँ पर 14 में से 6 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा और यहाँ पर 9 बचेगा। तो इसका मतलब 908 यही आ रहा, तो इसका मतलब मैं सही था फिर, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ठीक है। मुझे ध्यान था थोड़ा-सा, इस तरह से देख लें और चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको जो है अंग्रेजी शब्दकोश में के अनुसार इसको सजाना होता है इसको, ठीक है। तो कैसे करते हैं इसको? सबसे पहले हम इसमें पी को काट देंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर यू को काट देंगे यहाँ से, जो सेम है उसको काट देंगे यहाँ से। अब यहाँ पर सब अलग-अलग हैं, तो इसमें से हमें देखना होता है सबसे पहले कौन आएगा। सबसे पहले सी आएगा यहाँ पर, इन सभी जो यहाँ पर ये शब्द दिए हुए हैं, यहाँ पर वर्ण दिए हुए हैं ये, यानी कि यहाँ पर जो अक्षर दिए हुए हैं ये पहले कौन-सा आएगा इसमें? इसमें कौन आएगा? इसमें सबसे पहले सी आएगा यहाँ पर, ठीक है। इस लेटर में सबसे पहले सी आएगा लेटर। इसके बाद यहाँ पर जी आएगा या आई आएगा, तो जी पहले आता है यहाँ पर, जी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सी, मुझे तो यहाँ पर इसका आंसर चाहिए, ठीक है। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसका आंसर चाहिए, तो मैं यहाँ पर 6 रखूँगा सबसे पहले, ठीक है। ये सी वाला 6 रखूँगा यहाँ पर। उसके बाद ये जे वाला 3 रखूँगा यहाँ पर। 6 और 3 रखूँगा तो ये तो दोनों तो गलत हो जाएँगे, या तो ये होगा या ये होगा। केवल मुझे अब 1 में और 4 में देखना है कि कौन-सा पहले आएगा। 1 ये है और 4 ये है यहाँ पर, ठीक है। तो आई पहला आएगा या पी पहला आएगा? इसका मतलब आई पहला आएगा, 4 पहला आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, कारपेंटर है, इस शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? पहला देखता हूँ मैं पेंटर, तो इसमें आई तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा मुझे, कारपेंटर में आई तो है ही नहीं कहीं, तो एक यही मुझे मिल गया यहाँ पर ही। तो ये पेंटर नहीं बनाया जा सकता, बाकी बन सकते हैं। अगर एक नहीं बन रहा तो बाकी तो बन रहे होंगे। क्वेश्चन है कि एक निश्चित गूढ़ भाषा में ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ये इस तरह से दिया हुआ है। तो मुझे बताना है यहाँ पर, इसका बताना है कि इसमें एम का पी से क्या संबंध है। ए यहाँ पर दिया हुआ है कि के भाग एल है, और यहाँ पर ए भाग बी का दिया हुआ है कि ए बी का बेटा है, यानी कि के एल का बेटा है। यहाँ पर एल है और के जो है इसका बेटा है, के इसका बेटा है एल का। एल का मुझे नहीं पता कि एल लड़की है या मतलब मेल है या फीमेल है, ठीक है। यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, ए माइनस बी का मतलब है ए बी का पति है, ठीक है। ए बी का पति है, तो इसका मतलब ये पता लग गया कि एल एम का पति है, तो यानी कि एल जो है वो मेल है, और इसकी जो पत्नी है कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी एम,
ठीक है, m इसकी पत्नी हो जाएगी क्योंकि ये m का पति है। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ है यहाँ पर m प्लस n। m प्लस का मतलब है a प्लस b का अर्थ है a b की बहन है। इसका मतलब m जो है वो n की बहन है। जो m है वो n की बहन है। ठीक है, n की बहन है। n का मुझे नहीं पता, m का मुझे जरूर पता है कि m जो है वो फीमेल है, n का भी मुझे नहीं पता। अब यहाँ पर दिया हुआ है n गुणा o, इसका मतलब है a गुणा b का मतलब है a b की माँ है। इसका मतलब मुझे अब पता लग गया कि ये माइनस का आएगा यहाँ पर, और ये किसकी माँ है? ये माँ है किसकी? ओ की। ये ओ की माँ हो जाएगी। ओ का नहीं पता मुझे कि ओ लड़की है लड़का है। ओ प्लस बी का मतलब है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, यानी कि ओ जो है पी की बहन है। यहाँ पर ओ पी की बहन है, तो इसका मतलब ओ का पता लग गया कि ओ लड़की है, और अब मुझे पी का भी नहीं पता कि पी कौन है। पी की बहन हो जाएगी। इस तरह से रख सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब मुझे बताना है एम का पी से क्या संबंध है। एम का पी से क्या संबंध है ये मुझे बताना है। ये इसकी बहन है, इसकी माँ है, इसका मतलब ये पी जो है ये पी की माँ है। एन जो है ये पी की माँ है, ये जो है इसकी बहन है, तो इसका मतलब एम जो है मौसी है पी की। पी की मौसी कौन होगी? माँ की बहन। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। ठीक है, डी ठीक हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि इस प्रश्न में एक कथन के बाद यानी कि इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है ये, तो बताना है कि यहाँ पर एक निष्कर्ष क्या निकल रहा है इस कथन से। पहला कथन ये है, एक है कि h बराबर एफ। h बराबर एफ है क्या? f जो है वो या तो g के बराबर है या g से बड़ा है। इसका मतलब ये बड़ा हो सकता है, तो इसका मतलब ये कथन निष्कर्ष नहीं निकलेगा, यानी कि ये निष्कर्ष नहीं निकलेगा कथन से, ये गलत हो जाएगा। दूसरा ये है j बड़ा है g से। j बड़ा है g से यानी कि g h के बराबर और h से बड़ा है j, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि कथन 2 निष्कर्ष करता है। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, निष्कर्ष 2 सत्य है। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, ये आव्यूह है यहाँ पर। ठीक है, इसमें मैंने बताया था पहले में, ये इसकी ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या, वही तरीका है, सब जानते होंगे खैर उस चीज़ को, मैं उसको ट्रिक नहीं मान रहा हूँ। ठीक है, सभी जानते हैं, आसान बात है। यहाँ पर मैं बी लेता हूँ सबसे पहले। ये ब्लैक का बताना है मुझे। ठीक है, मैं सबसे पहले यहाँ पर बी ले लूँगा। बी लेने के बाद मुझे क्या देखना है, यहाँ पर बी यहाँ पर है सबसे पहले। ठीक है, पहले में तो 0 और 1 यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर तो बी है नहीं कहीं भी। 0 और 1 सबसे पहले मैं रखूँगा 0 1। उसके बाद अगली लाइन में है यहाँ पर 1 और 1, यहाँ पर 1 और 1 रख दूँगा। दूसरी लाइन में यहाँ पर बी कहाँ पर है? यहाँ पर है, 2 और 3 रखूँगा। ठीक, अगली लाइन में यहाँ पर बी यहाँ पर है, 3 और 0 रखूँगा, 3 और 0 रखूँगा। अगली लाइन में 4 यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर रखूँगा 4 यहाँ पर है, सॉरी बी यहाँ पर है अगली लाइन में, तो मैं इसको रखूँगा 4 और 1। ठीक है, 41। अब मुझे पहले ऑप्शन में या किसी भी ऐसे ऑप्शन में देखना है कि इसमें से कौन-सी संख्या इसमें मुझे दिखाई दे रही है। इसमें या इसमें या इसमें, इसमें कौन-सी दिखाई दे रही है? पहली संख्या कौन-सी दिखाई दे रही है? तो पहली संख्या अगर मेरी यहाँ पर 11 दिखाई दे रही है, और इस ऑप्शन इस वाले इसमें ऐसी कोई संख्या है जो दिखाई दे रही है, ऐसी कोई संख्या नहीं, तो इसका मतलब यही मेरा ठीक हो जाएगा। ये मेरा ठीक हो जाएगा यहाँ पर आंसर इसका। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। आगे इसी तरह से करके देख सकते हैं। जैसे अब मैंने बी का निकाला, फिर एल का निकाला, एल का निकाल लेंगे। एल कहाँ पर है? एल इसमें नहीं है, एल इसमें है। इसी तरह से एल के निकाल लेंगे। ठीक है, तो जो से मेल खा रहे हैं वही आंसर होता है इसमें। अगला क्वेश्चन ये है घन का नाप का। तो इसमें एक 25 सेमी वाले घन को 5 सेमी वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने घन बन जाएंगे? एन का मान यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं हमें क्या क्या जरूरत, किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है यहाँ पर? एन का मान यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, एन का मान 5 आ जाएगा क्योंकि 25 सेमी का बड़ा घन और 5 सेमी वाले छोटे घनों में काटा जाता है, तो भाग कर देंगे 5 आ जाएगा। एन का मान यहाँ पर 5 आ जाएगा। बोला है कि विभाजन से पूर्व बड़े घन की सभी 6 सतहों को नीले रंग से रंगा गया था। ठीक है, 6 सतहें होंगी और नीले रंग से रंगा गया था। बताइए कितने ऐसे घन होंगे जिनकी कम से कम 2 सतहें रंगीन होंगी। ठीक है भाई, क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता था कि 1 सतह रंगीन हो, 3 सतह रंगीन हो, कुछ भी पूछा जा सकता था। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में मैं सब कुछ बता दूंगा, आप इसको लिख लो। अगर 3 सतह रंगीन हो तो कितने घन होंगे? 3 सतह रंगीन हो तो कितने घन होंगे? ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 8। ठीक है, 8 लिख लेना इसके लिए। अगर 2 सतह रंगीन है, 2 सतह रंगीन की गई है, तब कितने घन होंगे? रंगीन घन कितने हो जाएंगे? तब हो जाएगा यहाँ पर 12 n माइनस का 2 आ जाएगा। अगर एक सतह की बात की जाए, अगर एक सतह रंगीन की गई है तब कितने घन होने चाहिए? तो ये हो जाएगा यहाँ पर 6n माइनस का 2 इसका वर्ग। ठीक है, अगला है अगर कोई भी सतह रंगीन नहीं है, यानी कि 0, ये सभी रंगहीन है। रंगहीन कर देता हूँ इसको मैं। ठीक है, ये रंगहीन कर देता हूँ अगर सभी रंगहीन है, रंगहीन।
ये आ गया यहाँ पर रंगहीन। इसके लिए होगा n/3 माइनस का 2 की पावर यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, इन्हीं से ये क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है कि कम से कम 2 सतह रंगीन हो, तो 2 सतह रंगीन के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा 12n माइनस का 2। ठीक है, n का मान कितना है 5 है, 5 में से 2 जाएगा 3, यानी कि 36 सतह ऐसी होंगी जो कम से कम 2 सतह, जिसके मतलब 36 घन ऐसे होंगे जिसमें से 2 सतह रंगीन होंगी। लेकिन अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर n का मान तो 5 है और यहाँ पर 3 सतह रंगीन होंगी, तो ये इसका मान 8 है। यहाँ पर ये एक फैक्टर होता है यहाँ पर कि अगर इस n का मान इस 8 से कम है, ठीक है, तो ये वाला 8 इसमें जुड़ जाता है यहाँ पर। ठीक है, अगर इस 5 का मान इस 8 से कम है, तो अगर अधिक है तब वो यही रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी जो टोटल ऐसी सतह जो 2 रंगीन होंगी तो वो 44 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो 44 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, आयुष ने कहा, मैं भले ही तुम्हारे पिता का बेटा हूँ, लेकिन तुम मेरे भाई नहीं हो। नेहा का आयुष से क्या संबंध है? आयुष ने नेहा से कहा कि भले ही मैं तुम्हारे पिता का बेटा हूँ, लेकिन तुम मेरे भाई नहीं हो। भाई नेहा से कहा है ना, इसका मतलब भाई ना तो बहन तो होगी। ऑप्शन नंबर भी ठीक हो जाएगा, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्यारा बिंदु ए से ड्राइव करना आरंभ करती है, जो बिंदु जेड के उत्तर में 5 किमी पर है। बिंदु ए से वह पूर्व की ओर मुड़ती है और 8 किमी ड्राइव करती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 9 किमी ड्राइव करती है। अंत में वह दाएं मुड़ती है और 15 किलोमीटर ड्राइव करके बी पर रुक जाती है। बिंदु जेड के संदर्भ में बी का किस दिशा में है? इसको क्वेश्चन को करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो ग्राफ वाला होता है और एक इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे ग्राफ से ज़्यादा डायरेक्ट से ज़्यादा ग्राफ से करना पसंद है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देख दिया हुआ है कि बिंदु ए से, यानी कि ए से ड्राइव करना आरंभ करती है, जो जेड के उत्तर में है। यहाँ पर हमारे पास दिशा है, यहाँ पर ये नॉर्थ हो जाएगी, ये साउथ हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये ईस्ट हो जाएगी और ये वेस्ट हो जाएगी यहाँ पर। ठीक, ये हमारे पास दिशा है यहाँ पर। इसके बाद बोला है कि ये बोला है कि बिंदु ए से ड्राइव करना आरंभ करती है, जो जेड के उत्तर में है। जेड यहाँ पर है, बिंदु ए जो है वो जेड के उत्तर में यहाँ पर आ जाएगा। इससे 5 किलोमीटर की दूरी पर है। बिंदु ए से वह पूर्व की ओर मुड़ती है। बिंदु ए से है वो पूर्व की ओर मुड़ती है, यानी कि इधर को मुड़ेगी और 8 किलोमीटर चलती है। 8 किलोमीटर ड्राइव करेगी यहाँ से, उसके बाद वह दाएं मुड़ जाती है। दाएं मुड़ेगी और उसके बाद 9 किलोमीटर ड्राइव करती है। 9 किलोमीटर ड्राइव करेगी, इसके बाद अंत में वह दाएं मुड़ती है और 15 किलोमीटर ड्राइव करेगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये 15 किलोमीटर ड्राइव करेगी यहाँ पर वो, और बिंदु बी पर रुक जाती है। ठीक है, बिंदु बी पर रुक जाती है। ये 8 है और ये यहाँ पर 7 आ जाएगा। इसका मतलब इस तरह से भी मैं खींच सकता हूँ इसको। ठीक है, ये यहाँ पर ही था, यहाँ पर ये ओनली। अब आगे बोला है कि बिंदु जेड के संदर्भ में मुझे यहाँ पर केवल दिशा दिशा ज्ञात करनी है ना, इसलिए मैंने खींचा है। अगर इसमें ये कितने किलोमीटर दूरी पर है इस तरह से खींचना हो तब नहीं खींचता मैं। ठीक है, इसको तो बी किस दिशा में है, यानी कि बी किस दिशा में, किसके संदर्भ में, बिंदु जेड के, यानी कि जेड से बी किस दिशा में है, इस तरह से। तो ये इस दिशा में है। ठीक है, इस दिशा में है ये, तो ये साउथ वेस्ट दिशा में है, यानी कि दक्षिण पश्चिम में है। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है, करने के 2 एक तरीके और हैं, आप जिस तरीके से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आसान होते हैं, इनमें कुछ है नहीं इन क्वेश्चनों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, ये इस तरह से दिया हुआ है, तो इसको सोल्व करना है। होगा भाग के विपरीत कौन सा होगा? सबसे पहले इनमें क्या देखना होता है कि ये इसके विपरीत होगा और भाग इसके विपरीत होगा, और प्लस के विपरीत में ये हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो भाग के विपरीत में ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। प्रत्येक श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है। लुप्त पद, ये प्रत्येक श्रृंखला तो है नहीं इसमें, यानी कि यहाँ पर ये लुप्त पद ज्ञात करना है। ये 37 है, ये 39 है, यानी कि यहाँ 2 जुड़ गया है। इसके बाद यहाँ पर कितना, 3, यहाँ पर 4 जुड़ गया है। ठीक, इसके बाद हमें लिखना ही पड़ेगा, यहाँ पर ये 4 जुड़ गया है, यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा थोड़ा सा, वरना या फिर समय खराब होता है इसमें। 1539 हो जाएगा, इसके बाद 1543 हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर x और 1557 आ जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा 1667। ठीक है, इतना कर लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर पहले कितना जुड़ रहा है, यहाँ पर 2 जुड़ रहा है, उसके बाद यहाँ पर कितना जुड़ेगा, 4 जुड़ रहा है यहाँ पर, ये 4 जुड़ जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब अब मुझे है नहीं पता कितना जुड़ेगा, मैं इसमें देखता हूँ इसमें कितना जुड़ रहा है। इसमें कितना जुड़ रहा है, 10 जुड़ रहा है। इसमें 10 जुड़ रहा है, तो इसका हो सकता है इसमें यहाँ पर 8 जुड़ रहा हो और यहाँ पर 6 जुड़ रहा हो, यानी कि ये 2-2 के अंतर में जुड़ रहा हो यहाँ पर। ठीक है, 2, 4, 6, 8 इस तरह से जुड़ रहा हो, तो ये मेरा सही हो सकता है, यानी कि इसमें मुझे 6 जोड़ना पड़ेगा। 43 में 6 जोड़ता हूँ तो 49 मेरा सही आंसर जाएगा। अगर मेरा यहाँ 1549 सही है, ये पता करने के लिए मुझे 8 इसमें जोड़ता हूँ, 1557 आता है। इसका मतलब करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन ये है कि एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियाँ प्रदर्शित हैं, 4 यानी कि 4 के विपरीत फलक पर बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर 4 वाला देखेंगे, 4 वाला यहाँ पर 4 है, 5, 6 यानी कि 6 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है। तो इसमें हम 6 को रखेंगे दोनों तरफ। इसको हम एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाना शुरू करेंगे, यानी कि यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर 5 आएगा। इसको भी इस तरह से करेंगे 3 और 2, 3 और 2, तो 4 के विपरीत जो आएगा वो 3 आएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रति एक बार ₹1 मिलता है और निशाना चूकने पर उसे ₹1 देना पड़ता है। 100 बार निशाना लगाने पर उसे ₹30 मिले तो कितनी बार उसका निशाना चूका? ठीक है। तो यहाँ पर पास और फेल लिख लेता हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है, पास और फेल। ये वही है चूकना और लगना, सक्सेस या अनसक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर प्रति एक बार रुपया मिलता है उसको पास होने पर, प्लस का ₹1 मिलता है और फेल होने पर ₹1 खत्म हो जाता है, ₹1 उससे लिया जाता है, माइनस का करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। 100 बार निशाना लगाने पर उसे ₹30 मिले, 100 बार निशाना लगाने पर उसको ₹30 मिले यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब ये देखता हूँ, देखो मेरे पास ये 4 ऑप्शन है यहाँ पर, यहाँ से मुझे ऑप्शन का भी यूज़ कर सकता हूँ यहाँ से मैं, और मैं इसको वैसे भी कर सकता हूँ, दोनों तरीके बताऊँगा, ऑप्शन से भी और वैसे भी। अगर मैं यहाँ पर 25 रखता हूँ, 25 किस बात के मिलने हैं उसको, कितनी बार उसका निशाना चूका, चूकने का। यहाँ पर अगर मैं चूकने का यहाँ 25 रखता हूँ यहाँ पर, तो ये 25 के हम 25 आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 25, ठीक है। अगर इसने 100 बार कहेंगे इस पर 100 बार निशाना लगाया था यहाँ पर, 25 बार यहाँ लग गया तो 75 बार निशाना उसका यहाँ लगा होगा, तो 75 ही करना, 75 प्लस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 75 प्लस का आ जाए, 75 में से 25 घटाऊँगा कितना आएगा, 50 आएगा, और यहाँ पर मुझे 30 आना चाहिए था मेरा ये, ठीक है, 30 मुझे मिलना चाहिए था, तो इसका मतलब 25 मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला रख के देखता हूँ 35, अगर उसका 35 बार निशाना चूका है तो 35 कम 35 माइनस का यहाँ आ जाएगा। 35 बार अगर निशाना चूका है तो 65 बार उसको निशाना लगा होगा, तो 65 प्लस यहाँ आ जाएगा, 65 में से 35 घटाऊँगा तो 30 आ जाएगा, और मुझे 30 ही लाना था, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये है इसका ऑप्शन से लगाने का तरीका। लेकिन ऑप्शन से भी ना लगा पाए, ठीक है, अगर करना ही चाहें तो इसको इस तरह से करेंगे। यहाँ पर मुझे मानना पड़ेगा कि अगर उसका निशाना कितनी बार चूका, यानी कि अगर मैंने माना कि उसका x बार निशाना चूका, तो उसका 100 माइनस x बार निशाना लगा होगा, ठीक। तो उसको यहाँ पर कितने रुपए मिले होंगे, 100 माइनस का x, और यहाँ पर कितने मिले होंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस का x, ठीक है। इसमें से इसको घटा दूंगा तो ये आ जाएगा 100 माइनस का x बराबर कितने रुपए मिले, ₹30 इसके मिले हैं यहाँ पर। तो ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 2x बराबर 30 माइनस का 70, यानी कि 2x बराबर 70 आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 35, यानी कि उसका 35 बार निशाना चूका है, 35 बार निशाना चूका है, इस तरह से भी निकाल लेंगे, दोनों तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि यदि शब्द डिस्टर्बेंस में पहले अक्षर को अंतिम अक्षर से बदल दिया जाए और दूसरे अक्षर को 10वें अक्षर से बदल दिया जाए और तीसरे इसी तरह आगे भी जारी रहे, तो नए शब्द में टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा यहाँ पर। ये डिस्टर्बेंस बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। डिस्टर्बेंस में एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसको करने का मैं तरीका बताऊंगा, ऐसे नहीं करना कि इसको इसमें समय खराब करना है, ठीक है। इसका तरीका क्या होता है सवाल का, इसका सवाल का तरीका ये होता है, देखो इसमें जब इस तरह से बदल दिया जाता है कि पहले को लास्ट वाले से बदला जा रहा है ना, अंतिम से, फिर दूसरे को इससे बदला जा रहा है, इसको इससे बदला जा रहा है, इस तरह से बदला जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ये गिनेंगे कितने हैं वर्ड इसमें, ये जो लेटर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लेटर है। इसका मतलब यानी कि शुरू के 5 बदले जाएंगे और लास्ट के 5, यानी कि आर अपना स्थान पर रहेगा यहाँ पर, आर अपने स्थान पर यहाँ पर रहेगा। अब क्या करेंगे, अब ये जो है ना यहाँ पर, ये यहाँ पर पहुंच जाएगा डी, इसको उल्टा लिखना शुरू कर देंगे यहाँ से, इसको ये जो DISTU है ना, इसको इधर से लिखना शुरू कर देंगे यहाँ पर, DISTU, ठीक है, इस तरह से लिखना शुरू कर देंगे। और यहाँ पर जो ये बचा बेंस, बेंस बचा, यानी कि ई मेरा यहाँ पर आता, इसको फिर उल्टा लिखना शुरू कर देंगे, ECNA और बी, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे इसको, ECNABRUTSID, इस तरह से बनेगा ये। तो इसका ये तरीका होता है यहाँ पर लिखने का, ठीक है। या मैं यूं कहूँ, दूसरी तरह से मैं अगर यूं कहूँ कि ये बचे हुए जो 5 है यहाँ पर, ये इसको पलट के इधर लिख देंगे, और ये जो 5 बचे हुए हैं इसको पलट के इधर लिख देंगे, ठीक है, वो यही क्रम बन जाएगा फिर। तो नए शब्दों में टी के बाद कौन सा अक्षर होगा, टी के बाद एस होगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, टी के बाद एस अक्षर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने ऐसे हैं जो के ठीक पहले और के ठीक बाद आते हैं, ठीक है। तो ऐसे कितने हैं, एक तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एक ये हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि यानी कि एस के पहले भी आए और बाद में भी आए, यहाँ पर तो आर आर एस के बाद में, और यहाँ पर एक एस ये मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है।
इसके बाद आ रहा है और एक ऐसे ये भी मिल जाएगा इसके पहले और बाद में भी कहे तो यहाँ पर 3 है ऐसे, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात करना है। लुप्त पद ज्ञात करना है तो इसमें हम कैसे करके देखते हैं, पहले हमें ये देखते हैं कि 5 तिया 15 और 9 सत्ते 63, 15 और 63 कितने हो जाएंगे यहाँ पर, तो ये 78 हो रहे हैं, नहीं होगा इसका मतलब। या हम इस तरह से गुणा करके देखेंगे 5 सत्ते 35 और इस तरह से, यानी कि चारों तरफ से गुणा करके देख लेंगे क्या मिल रहा है यहाँ पर। 5 सत्ते 35 और 9 तिया 27 और 35 नहीं बन रहे हैं, 5 नंबर 42 और 7 तिया 21, 45 21 भी नहीं बन रहे, 71। तो इसमें क्या होगा यहाँ पर, इसमें देखता हूँ 9 सत्ते 63, एक बार देखता हूँ, अब एक बार मैं गुणा करूंगा यहाँ पर 9 सत्ते 63 और 5 इनको जोड़ करके देखूंगा, 9 सत्ते 63 और 5, 9 सत्ते 63 और 5 68 3 71। तो ये चीज ये मेरे समझ में आ गया अब कि यहाँ पर इसकी गुणा हो रही है और ये दोनों जुड़ रहे हैं। यहाँ पर ये चीज देखता हूँ कि ये क्लियर है कि 4 चौक 16 और 8 8 2 10 यानी कि 26, यानी कि सही है ये कि इस वाले की तो गुणा हो रही है ये और ये दोनों जुड़ रहे हैं, तो वही काम मैं इसमें करूंगा। 8 छंग 48 आ जाएगा और यहाँ पर 11 और 3 14 इसमें जोड़ दूंगा, तो ये 62 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। राम श्याम और आदिल की कुल आयु 60 वर्ष है, 4 साल पहले उनकी उम्र कितनी थी। भाई उनकी कुल उम्र 60 साल है, तो 4 साल पहले उनकी 4-4 साल तीनों कम होंगे, ये 4 साल ये कम होगा, 4 साल ये, 4 साल ये, यानी कि कुल 12 साल कम करनी पड़ेगी 4 साल पहले की कुल उम्र, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ आकृतियों के अंशों को देकर, यहाँ पर ये आकृतियां दी गई हैं, ये कुछ अंश है आकृति के, ठीक है, और यहाँ पर ये आकृति दी गई है विकल्प आकृति, इसमें देखना है कि इनसे कौन सी आकृति बन सकती है। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये तो आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, और ये नहीं आ रहा क्योंकि इसकी जो ये है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट है और ये ऊपर जा रही है, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये नहीं बन रहा। दूसरे में देखता हूँ तो ऐसा चोंच वाला तो कोई भी नहीं है यहाँ पर, ये तो बन रहा है, लेकिन बाकी ऐसा ये चोंच का सब बन रहा है ना ये, तो ये नहीं है इसमें। इसमें देखता हूँ यहाँ पर, देखो ये तो मिल रहा है, ये यहाँ पर बना हुआ है और ये भी बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये भी है यहाँ पर ये वाला और यहाँ पर ये भी है, ठीक है, ये भी है यहाँ पर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर मेरा सी ठीक हो जाएगा, मुझे और चेक करने की जरूरत नहीं है, ये आकृति बन जाएगी इनसे। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि बीते हुए कल के दिन सोमवार था, यानी कि बीते हुए दिन सोमवार था, तो आज क्या है, आज मंगलवार है, आज जो है वो मंगलवार है, बोला है कि मंगलवार है, तो आज से 89 दिन के बाद, 89 दिन के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा, यानी कि यहाँ से हमें शेषफल देखना है कितना आएगा, शेषफल आ जाएगा यहाँ से 7 एकम 7 आ जाएगा और 7 दूनी 14 यहाँ पर, यानी कि 5 शेषफल है, इसमें को 5 और जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। मंगलवार में को 5 और जोड़ेंगे, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और संडे, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, यदि अंकित को 6 स्थान से बाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है तो वह दाएं से 18वां हो जाता है, स्थान बदलने से पहले अंकित का बाएं से स्थान क्या था, ठीक है, यदि कुल छात्र 51 है। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पर छात्रों की कुछ संख्या इस तरह से दी हुई है, इसमें टोटल 51 छात्र हैं यहाँ पर, ठीक है, 51 छात्र हैं। पहले इसकी स्थिति क्या थी, अब क्या स्थिति होगी स्थान बदलने के बाद, ये पहले स्थिति यहाँ कुछ थी, अब स्थान बदलने के बाद ये स्थिति होगी। तो 6 स्थान इसको बाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है, तो अब दाएं से 18वां हो जाता है, यानी कि ये राइट से जो है वो 18वें स्थान पर आ जाता है, यहाँ पर 18वें स्थान पर आ जाता है कब, जब उसको 6 स्थान इधर खिंचकाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। अगर ये दाएं से इधर 18वें स्थान पर है, ठीक है, तो यहाँ पर ये बाएं से कौन से स्थान पर होगा भाई, बाएं से कौन से स्थान पर होगा, टोटल 51 है तो बाएं से इसका स्थान निकाल दूंगा, 51 में से 18 आ जाएगा, कितना बचेगा 33 बचेगा, क्या 11 में से 8 जाएगा 3, ठीक है, 33 बच जाएगा और 33 में 1 जोड़ दूंगा 34 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यानी कि ये इस समय जो इसकी स्थिति है वो दाएं से तो 18वीं है और बाएं से 34वीं स्थिति इस समय पर है, ठीक है, बाएं से इसकी 34वीं स्थिति है और इसको बोला गया था कि 6 स्थान इसको बाईं ओर खिसकाया गया था इसको, तो बाईं ओर खिसकाया गया था यानी कि इसको इधर की तरफ खिसकाया गया था 6 स्थान, इसका मतलब ये पहले 40वें स्थान पर था, 40वें स्थान पर था, 6 स्थान इधर को खिसकाया गया, 34वें पर आ गया था, 34वें पर आ गया तो इसकी दाएं से स्थान 18वां हो गया था, सवाल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है, इस तरह से कर लेंगे, लेकिन सवाल अच्छा है ये वाला। अगला क्वेश्चन ये है, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, तो इस पर मिरर बताना है कि कौन सी आकृति बनेगी मिरर में, ये मिरर रखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसको देखना है केवल हमें इसको, ठीक है, तो ये इस तरह से बन जाएगा, उल्टा होकर इस तरह से बन जाएगा, तो ऐसा कौन से में बन रहा है, केवल इसमें तो केवल एक में बन रहा है इसमें, तो ये मेरा ठीक हो जाएगा। 5 सेकंड का सवाल था, तो ये कुछ सवाल थे 40, ठीक है, अगला प्रैक्टिस सेट कल आएगा।